मेरी आंख। क्या हुआ बहू, मिर्ची का रस आंख में आ गया क्या? ले पानी से आंख धो ले। दूर रहिए मुझसे, मुझे ये झूठी फिक्र दिखाने की कोई जरूरत नहीं है माँ जी, ये सब आपकी वजह से हुआ है। राधिका ऐसे बोलते हुए शालिनी को झटकते हुए अपनी आंख धोने बाथरूम में चली गई और शालिनी बस उसे देखती रह गई। लेकिन राधिका ऐसे क्यों कर रही थी? देखने से तो उसकी सास ठीक लग रही थी, फिर राधिका क्यों उस पर भड़क रही थी? क्या राधिका गलत थी या फिर शालिनी का असली चेहरा कुछ और ही था? जानने के लिए चलिए कहानी में कुछ समय पीछे चलते हैं। मैंने नहीं सोचा था कि मेरे ससुराल में मुझसे ये मिर्ची की सब्जी बनवाई जाएगी। मैंने तो सोचा था कि पहली रसोई में मैं पनीर की सब्जी या बिरयानी बनाऊंगी, लेकिन मेरे घर वाले मिर्च की सब्जी और मिर्च का रायता ही खाना चाहते हैं। चलो कोई नहीं, बना देती हूँ। हो सकता है मेरी पहली रसोई में अपने घर की मिर्ची ही बनवाना चाह रहे हूँ। राधिका ने ऐसे बोलकर खाना बनाना शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले बहुत सारी मिर्ची को धोया, फिर उन्हें काट काट कर उसने मिर्ची की सब्जी बना दी। उसके बाद उसने मिर्ची को दही के साथ मिलाकर रायता बनाया और फिर खाना बनाकर वो बोली, सिर्फ मिर्ची ही मिर्ची बनानी थी तो मुझे ये काम ज्यादा भारी नहीं पड़ा। अब जल्दी से टेबल पर खाना लगा देती हूँ, सभी को भूख लगी होगी। राधिका ने ऐसे बोलकर खाना टेबल पर लगा दिया और फिर वो दरवाजे पर आई। बाबा और माधव जी दोनों मिर्ची के खेत में काम कर रहे होंगे, दोनों को खाना खाने को बोल देती हूँ। सुनिए, बाबा को बोल दीजिए कि आकर खाना खा ले और आप भी आ जाइए। इतनी जल्दी खाना भी बन गया? ठीक है बाबा, मैं लेकर अभी आता हूँ, बस हम शाम के खाने के लिए भी मिर्ची निकाल लें। माधव की बात सुनकर राधिका बस मुस्कुरा दी और अंदर चली गई। राधिका शालिनी की बहू थी जिसकी अभी कल ही शादी हुई थी। आज राधिका की पहली रसोई थी जिसका खाना बनाने के बाद वो अपने पति और ससुर को खेत से खाना खाने को बुलाने गई थी। राधिका के पति और ससुर के मिर्ची के खेत थे और उन लोगों को मिर्ची खाना भी बहुत पसंद था और इसी वजह से आज राधिका ने अपनी पहली रसोई में भी मिर्ची की ही सब्जी बनाई थी। कुछ ही देर बाद सभी खाना खाने आ गए और आहा, मजा आ गया बहू, क्या सब्जी बनाई है तूने, एकदम परफेक्ट, तीखा और नमक वगैरह सब बहुत बढ़िया है। हाँ राधिका, बिल्कुल माँ के हाथ के स्वाद जैसी सब्जी बनाई है तुमने। खाकर मजा ही आ गया। माधव की बात को सुनकर राधिका बहुत ज्यादा खुश हो गई और उसे उसका शगुन भी मिला। फिर सभी के खाने के बाद राधिका खाना खाने को बैठी और हे भगवान, बाजी जल्दी से पानी दो। ये ले बहू, ये पी। माँ जी, आप लोग ये इतनी तीखी मिर्ची की सब्जी कैसे खा रहे हैं? मेरे तो मुंह से लेकर पेट तक आग सी उतर गई है। वो तो तुझे आदत नहीं है ना मिर्ची की सब्जी खाने की, लेकिन फिक्र मत कर, तुझे आदत बन जाएगी। शालिनी राधिका से बोलते हुए चली गई। उसकी बात को सुनकर राधिका खुद से ही बोली, आदत बन जाएगी? क्या मतलब था माँ जी का कि आदत बन जाएगी? क्या मुझे हर रोज यही मिर्ची की सब्जी बनानी होगी और खानी भी होगी? राधिका कंफ्यूज हो गई। उसने दोपहर में खाना भी नहीं खाया और जब शाम हुई, माँ जी आज शाम में आलू कतली बना लूं क्या? वैसे भी दोपहर में मिर्ची ही मिर्ची बनी थी, तो अब शाम को ये सादा सा खाना ठीक रहेगा। नहीं बहू, बिल्कुल भी नहीं। और कौन खाएगा फीके से आलू? तू आलू कतली वतली नहीं, तू मिर्च की ही सब्जी बनाना, वो जो दोपहर में बनाई थी ना, वही वाली सब्जी। शालिनी की बात को सुनकर राधिका कुछ नहीं बोल पाई और उसे शाम को भी मिर्ची की ही सब्जी बनानी पड़ी, जिससे घर वालों ने तो शौक से खाया लेकिन राधिका कुछ भी नहीं खा पाई। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब राधिका की शादी हुए लगभग एक हफ्ता गुजर चुका था। इस एक हफ्ते में तीनों टाइम राधिका ने मिर्ची से ही खाना बनाया था और आज सुबह भी राधिका मिर्ची के पराठे बनाने जा रही थी। जब देखो मेरे ससुराल वालों को बस ले देकर ये मिर्च ही खानी होती है। दुनिया नाश्ते में लाइट खाना पसंद करती है और इन्हें अंगारे चाहिए। चाय के साथ पराठे भी इन्हें मिर्च के ही खाने हैं। इतना ही शौक है तो कच्ची मिर्ची चबा लिया करें। हाँ, हे भगवान। राधिका पराठे बनाने के लिए मिर्च काट ही रही थी कि उसके हाथ में छुरी लग गई और उसकी उंगली से खून बहने लगा। मेरी सास तो हर एक चीज खेल जा रही है। मेरा हाथ, बस अब बहुत हो गया। अब मैं किसी को मिर्ची के पराठे या मिर्ची की कोई भी चीज बनाकर नहीं दूंगी। राधिका ऐसे बोलते हुए अपने कमरे में चली गई। लेकिन सुबह के 8 बजने वाले हैं। माधव जी, बाबा और माँ सभी भूखे हैं। मुझे नाश्ता बना देना चाहिए, नहीं तो वो लोग भूखे ही रह जाएंगे। मुझे जिद नहीं करनी चाहिए। राधिका को सभी की फिक्र हो रही होती है, जिसकी वजह से वो खुद को रोक नहीं पाई और नाश्ता बनाने गई। उसने मिर्च के पराठे बनाए और सभी को खिलाए। अब सभी पराठे खा रहे थे तभी राधिका बोली, माँ, बाबा, मुझे आप लोगों से कुछ बोलना था। वो मैं कह रही थी कि मैं आजकल ठीक से खाना नहीं खा पा रही हूँ क्योंकि ये इतनी मिर्ची मुझसे खाई नहीं जाती है। आप लोग मिर्च की सब्जी के साथ साथ कुछ और भी बनवा लिया कीजिए ना। नहीं बहू, बिल्कुल भी नहीं। हमारे घर में मिर्च ही बनती है और यही खाई जाती है। अच्छा होगा कि तू मिर्च खाने की आदत बना ले।
राधिका ने शालिनी से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। उसकी बात को सुनकर राधिका चौंक गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज मिर्च काटते वक्त राधिका की आंख में मिर्च का बीज चला गया। आह आह, मेरी आंख। क्या हुआ बहू, मिर्ची का रस आंखों में आ गया क्या? ले पानी से आंख धो ले। दूर रहिए मुझसे, मुझे ये झूठी फिक्र दिखाने की कोई जरूरत नहीं है माँ जी, ये सब आपकी ही वजह से हुआ है। राधिका ऐसे बोलते हुए शालिनी को झटकते हुए अपनी आंख धोने बाथरूम में चली गई और शालिनी बस उसे देखती रह गई। राधिका रोज रोज मिर्च बनाने और खिलाने से परेशान आ गई थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज राधिका बाजार आई हुई थी। अरे वाह, कितनी अच्छी अच्छी और ताजी सब्जियां हैं बाजार में। हरा हरा पालक और साथ में लाल लाल टमाटर। मेरा तो तरह तरह की सब्जियां खाने का दिल कर रहा है, लेकिन हाय मेरी फूटी किस्मत, मुझे खानी तो वही मिर्ची ही पड़ेगी। एक काम करती हूँ, घर जाकर माँ जी से पूछ लेती हूँ कि आज कुछ अलग खाएं। अगर उन्होंने इजाजत दे दी तो मैं ये आलू और पालक लेकर जाऊंगी। राधिका बड़े ही मन से शालिनी के पास पूछने को गई, लेकिन नहीं बहू, तो समझती क्यों नहीं, हमारे घर में तीनों टाइम बस मिर्ची ही खाई जाती है। तो कुछ भी बनाएगी तो वो ऐसे ही रखा रह जाएगा। बाकी सब्जियों को भूल जा और मिर्ची से अपना नाता जोड़ ले। जी, अपने परिवार की मिर्ची खाने की आदत से तो मैं हार गई हूँ। अब तो मैंने उम्मीद भी छोड़ दी है कि इस मिर्ची से मेरा नाता टूट पाएगा। चल राधिका, अब तो बस अगर भगवान चाहे तो वही इन्हें अकल दे सकते हैं। राधिका हार मान चुकी थी। अब उसने सोच लिया था कि वो किसी और सब्जी का नाम अब से अपनी जुबान पर नहीं लाएगी। अब वो तीनों टाइम शांति से मिर्ची बनाती और खिलाती रहेगी। वो खुद मिर्ची नहीं खा पाती थी, इसलिए वो कमजोर भी होती जा रही थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था और आज के दिन सभी दोपहर के वक्त मिर्ची की सब्जी ही खा रहे थे कि तभी केशव के सीने में बहुत तेज जलन होने लगी। अरे शालिनी, शालिनी, मेरे बहुत तेज जलन हो रही है। जलन? ऐसे कैसे जलन होने लगी? रुकिए जी, मैं अभी बर्फ का ठंडा पानी लाती हूँ। सभी एकदम से परेशान हो गए। केशव को शालिनी ने बर्फ का ठंडा पानी पिलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हो पाया और अंत में माधव केशव को अस्पताल लेकर गया, जहाँ माधव जी, आपके पिताजी के सीने पर बहुत ज्यादा एसिडिटी बन रहा है और ये एसिडिटी शरीर में तब बनता है जब हद से ज्यादा मिर्ची खाई जाती है। अगर आप चाहते हैं कि इससे शरीर को कोई जानलेवा नुकसान ना हो तो आज से ही बिल्कुल उबला हुआ खाना अपने बाबा को खिलाना शुरू कर दीजिए। डॉक्टर की बात को सुनकर केशव चौंक गया और सभी घर वालों को एहसास हुआ कि इतनी मिर्च खाना उनकी सेहत को किस तरह अंदर ही अंदर खराब कर रहा था। देखो बहू, आज से तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं नहीं चाहता कि मेरी तरह किसी और की भी सेहत खराब हो, इसलिए आज से तू खाना बनाएगी और बिल्कुल हल्की नमक मिर्च का बनाएगी। आज से घर में मिर्च खाना बिल्कुल बंद। केशव की बात को सुनकर राधिका ने गर्दन हिला दी। अब केशव की वजह से और सच्चाई को देखते हुए घर वालों ने मिर्ची खाना बंद कर दिया। अब राधिका सभी तरह की सब्जियां बनाती और खिलाती थी, जिससे कि वो भी खुश रहती और केशव भी ठीक होता जा रहा है। सेहत का राज तो सब्जियों में छिपा है। नमक मिर्च तो बस स्वाद के लिए हैं, इन्हें कभी जरूरत से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? धोखा कैसे देना? अरे प्यार तो हो जाता है, जरूरी नहीं जिंदगी में हर किसी को प्यार एक बार हो। पहले मुझे तुमसे हुआ और अब अलीशा से, और मैं कौन सा तुम्हें घर से निकाल रहा हूँ? तुम और अलीशा बहनों की तरह एक ही घर में रहना। शर्म कर, 6 साल की बेटी है, ऊपर से तेरी पत्नी गर्भवती भी है। ऐसी हालत में उसका ख्याल रखने की बजाय तो उसकी सौतन ले आया। बेबी, ये लोग कितने चिक चिक करते हैं, मुझे तो हेडेक हो रहा है। क्या जादू किया है तूने मेरे पति पर? मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी अलीशा को चुड़ैल बोले? निकल जा मेरे घर से। मैं भी आपके साथ चलूंगी, मुझे यहाँ नहीं रहना। मेरी बहू अगर इस घर में नहीं रहेगी तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? मैं भी अपनी बहू के साथ जा रही हूँ। ऐसी हालत में मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं भी आपके साथ चलूंगा। मैं आपके और भाभी के बिना नहीं रह सकता। आप सब लोग जा रहे हैं तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? भैया, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे शर्म आती है आज आपको अपना भैया कहते हुए। हाँ, जाओ, निकलो यहाँ से। 4 दिन जब भूखे भटकोगे ना तो अपने आप लाइन पर आ जाओगे और घर आकर मुझसे माफी मांगोगे। सभी लोग शोभा के साथ घर छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। 5 महीने की गर्भवती शोभा अपने पति के धोखे को सहन नहीं कर पाती और फूट फूट कर रोने लगती है। माँ जी, क्या कसूर था मेरा? मैंने तो एक अच्छी पत्नी होने के सारे फर्ज निभाए, तो क्यों इन्होंने मुझे ये धोखा दिया? जो जैसा करता है वैसा भरता है। मुझे यकीन है आज नहीं तो कल उसे जरूर ठोकर लगेगी।
आप लोग वापस चले जाइए, मैं पिंकी को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी। तेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है हमारे अलावा। मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी माना है और भला ऐसी हालत में एक माँ बेटी को जाने कैसे दे सकती है। आप परेशान मत हो, हम सब आपके साथ हैं। आपका परिवार आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। मनीषा के पास थोड़े बहुत पैसे होते हैं जिनसे वो छोटा सा एक कमरे का किराए का घर ले लेती है और बाकी बचे पैसों से थोड़ा बहुत सामान और राशन ले लेती है। विनीत फैक्ट्री में काम के लिए जाता है, लेकिन 18 साल से कम उम्र होने की वजह से विनीत को कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल पाती। रोमा का भी कुछ ऐसा ही हाल था और मनीषा के बुढ़ापे की वजह से उसे अपने घर में कोई झाड़ू पोछे के लिए भी नहीं रखता। मैं लोगों से कहती रह गई कि मैं घर के सारे काम कर दूंगी, कोई शिकायत नहीं दूंगी, लेकिन मेरी उम्र को देखकर उन्होंने मुझे काम पर नहीं रखा। हमारा भी यही हाल है। सब कह रहे हैं जब 18 साल के हो जाओगे तो आना। आप लोग परेशान मत हो, मैं कहीं न कहीं काम ढूंढ लूंगी। तेरा दिमाग तो ठीक है, तू पेट से है और ऐसी हालत में भला काम कैसे करेगी। यहाँ पास में ही एक छोटा सा ढाबा है, मैं वहाँ जाकर काम पता करती हूँ। मनीषा के घर के पास ही एक छोटा सा ढाबा था जहां पर मनीषा को आखिरकार साफ सफाई और झूठे बर्तन धोने का काम मिल जाता है। दिन के जो भी पैसे मनीषा को मिलते हैं वो उसी से ही अपने पूरे परिवार का गुजारा चला रही थी। समय गुजरता है और गर्मी का मौसम अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। क्या हुआ शोभा बहू, पेट में दर्द हो रहा है क्या? कमर में काफी दर्द हो रहा है, जमीन चुभ रही है बहुत ज्यादा। आप एक काम करिए, ये चादर बिछा दीजिए। इससे क्या होगा, जमीन देख रही हो ऊबड़ खाबड़ सी है। बेचारी मेरी बहू जिस हालत में उसे मुलायम गद्दे के बिस्तर पर सोना चाहिए था, उस हालत में ये आज हमारी वजह से जमीन पर सो रही है। माँ जी, जो भी कुछ हुआ है उसमें आप लोगों का कोई भी कसूर नहीं था। टूटी फूटी और थोड़ी बहुत ऊबड़ खाबड़ होने की वजह से गर्भवती शोभा को जमीन पर सोने में काफी दिक्कत आती थी। जैसे तैसे करके शोभा रात गुजारती है। जहां एक तरफ शोभा सोने से परेशान थी तो वहीं गर्मी में भी शोभा का हाल काफी बुरा हो गया था। माँ जी, बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही है। 2 बार हाथ मुंह धोकर आ गई हूँ, लेकिन ये पसीना आना तो रुक ही नहीं रहा है। मैं भी तो तुझे कब से हाथ वाला पंखा कर रही हूँ। गर्मी का मौसम है, ऊपर से तो पेट से भी। याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा है कि तेरा शरीर काफी ज्यादा कमजोर है, जितना हो सके उतना ठंडक में रहकर आराम करना चाहिए। मेरा जी घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे उल्टी होने वाली है। गर्मी से शोभा परेशान होते हुए एकदम से उल्टी कर देती है। पैसों की कमी से चलते मनीषा अपनी बहू के लिए एक टेबल फैन भी नहीं ला पा रही थी, जिसका उसे काफी अफसोस था। थोड़ा जल्दी खाना, कितने आराम आराम से खाना खा रहा है, मुझे भी भूख लग रही है। मैंने अभी एक रोटी भी नहीं खाई है, कम से कम मुझे चैन से रोटी तो खाने दे। बस भी करो तुम दोनों, पिंकी से कुछ सीखो। तुमसे इतनी छोटी है लेकिन कैसे अपनी बारी का इंतजार कर रही है। माँ जी, इसमें उनकी भी क्या गलती है। गिनती के रसोई में हमारे 4-5 बर्तन ही तो हैं। 2 में खाना बनता है और 1-2 में हम सबको खाना पड़ता है। ये लो रोमा, तुम इस कढ़ाई में ही खा लो। शोभा और उसके परिवार की जिंदगी में रसोई के बर्तन गर्मी से परेशान, यहाँ तक कि खाने पीने और सोने को लेकर हर छोटी बड़ी चीज की परेशानी थी। और आज तो गर्मी से शोभा की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो बैठे बैठे ही बेहोश होने लगती है। उठो माँ, दादी जल्दी से इधर आइए, देखिए ना माँ को क्या हो गया। मनीषा और रोमा पानी के छींटे डालकर शोभा को होश में लाते हैं। चक्कर आना या शरीर दर्द होना शोभा के लिए काफी ज्यादा परेशानी भरा रहता था। हर रोज की तरह शोभा हाथ वाले पंखे से खुद को हवा कर रही थी कि तभी हाथों में थोड़े से फल लिए शोभा के पड़ोस में रहने वाली एक गायत्री उसके घर आती है। शोभा, कैसी हो तुम? आंटी जी बता रही थी कि कुछ दिनों से तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लेकर आई हूँ, टाइम से खा लेना इन्हें। इसकी क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत नहीं थी, चुपचाप से खा लो। वैसे तुम्हें पता है, कल मैं अपने हस्बैंड के साथ एक म्यूजियम गई थी। उस म्यूजियम में सारी चीज मिट्टी की बनी हुई थी। रुको मैं तुम्हें फोटोज दिखाती हूँ। गायत्री अपने फोन में शोभा को म्यूजियम की फोटो दिखाने लगती है, जिसमें हर एक चीज मिट्टी की बनी हुई थी। इस म्यूजियम में जो पुराने जमाने के बर्तन हैं वो भी मिट्टी के हैं, और जो सोने के लिए बिस्तर हैं वो भी मिट्टी के बने हुए हैं। हाँ, पुराने जमाने में लोग मिट्टी के ही ज्यादातर चीजें बनाते थे। देखने में कितना सुंदर है ना। मिट्टी के बिस्तर और बर्तन शोभा के दिमाग में चलने लगते हैं, और जब मनीषा शाम को घर आती है तो शोभा उसे सारी बात बताती है। आप तो जानती हैं कि मैं कुम्हार परिवार से हूँ, मुझे मिट्टी की चीजें तो बनानी आती हैं। क्यों ना मैं भी घर के लिए मिट्टी के बर्तन और एक बिस्तर बना लूं। लेकिन बहू, तू तो पेट से है, ऐसी हालत में तू ये सब कैसे करेगी? विनीत है ना मेरी मदद करने के लिए। शोभा
विनीत रोमा को भी सारी बात बताती है, जिसके बाद विनीत और रोमा आसपास की जगह सारी मिट्टी इकट्ठा करके लाते हैं। तो वहीं शोभा अपने बेटे के साथ मिलकर उस मिट्टी में पानी मिलाती है। आप सच में मिट्टी से बैट बनाओगी? वो टूटेगा तो नहीं? नहीं टूटेगा बेटा, तुम बस देखती जाओ। शोभा मिट्टी की मदद से सबसे पहले मिट्टी के 2 से 3 बड़े बड़े बिस्तर बनाती है और उन्हें सूखने के लिए छोड़ देती है। और अब मिट्टी के प्लेट, गिलास, कटोरी, चम्मच और हांडी बनाते हैं और उन्हें भी सूखने के लिए आंगन में धूप में छोड़ देते हैं। 2 दिन के सारे बर्तन सूख जाते हैं। तो अब वही मिट्टी का बिस्तर भी अच्छे से सूख चुका था और अब सब उस मिट्टी के बिस्तर पर आराम से बैठ जाते हैं। अरे वाह भाभी, हम तो इस पर आराम से बैठ पा रहे हैं और ये टूट भी नहीं रहा। ये अच्छे से सूख गया है, अब इस पर बैठो या लेटो, बिल्कुल भी नहीं टूटेगा ये। शोभा अपने बनाए हुए उन मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाती है और अब सब एक साथ अपनी अलग अलग प्लेट में बैठकर खाना खाते हैं। फिल्मों में देखा है लोगों को मिट्टी के बर्तन में खाना खाते हुए। ये मिट्टी के बर्तन तो बिल्कुल गांव के खाने जैसी वाइब दे रहे हैं। आज भी कई सारे गांव में सिर्फ मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाया और खाया जाता है। मिट्टी के बिस्तर और रसोई के सामान को बनाकर शोभा की आधे से ज्यादा परेशानी तो खत्म हो गई थी, लेकिन शोभा अभी भी गर्मी से काफी ज्यादा परेशान थी। शोभा के घर के बाहर से एक कबाड़ी वाला पुराना कूलर लेकर जा रहा था कि तभी शोभा उसे रोक उससे कूलर का दाम पूछती है। पुराना है लेकिन चलता अच्छे से है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 600 रुपए। 600? लेकिन मेरे पास से 300 रुपए हैं। सोचा था पुराना ही कूलर चला लूंगी, लेकिन लगता है इस गर्मी में ठंडी हवा नसीब में ही नहीं है। आपने मिट्टी से बिस्तर और इतने सारे बर्तन बना दिए, तो क्यों ना मिट्टी का कूलर बना दो? पिंकी की मजाक में कही हुई बात शोभा सीरियस ले जाती है और अब वो गीली मिट्टी और रेत कंकड़ की मदद से अपने देवर के साथ एक कूलर की बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार करती है और अपने देवर से पुरानी मोटर फिट करवा देती है और अब ये मिट्टी का कूलर किसी असली कूलर की तरह चलने लगता है। वाह भाभी, मानना पड़ेगा, पहले रसोई का सामान और अब कूलर, आपने तो कमाल कर दिया। गरीबी इंसान से क्या कुछ नहीं करवा लेती। चलो कम से कम अब मुझे गर्मी से थोड़ा छुटकारा तो मिला। एक तरफ शोभा की जिंदगी में अब धीरे धीरे परेशानियां कम हो रही थी, तो वहीं शोभा के पति विनोद की गर्लफ्रेंड अलीशा रात घर का सारा कीमती सामान और पैसा लेकर भाग जाती है। इसी के साथ उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अपने परिवार को ढूंढता हुआ विनोद आखिरकार उन्हें ढूंढ लेता है और अब उस सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता है। मैंने जो गलती की है वो माफी के लायक नहीं है। आपने सही कहा था, मुझे एक दिन जरूर पछतावा होगा। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए और वापस आ जाइए। ऐसे कैसे माफ कर दूं? ये गलती आपसे अनजाने में नहीं बल्कि जानबूझकर हुई है। मैं बहक गया था, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के बिना नहीं रह सकता, मुझे माफ कर दो। शोभा बहू, गलती इंसान से ही होती है और जब से इसे अपनी गलती पर पछतावा है तो इसे माफ कर दे। हाँ भाभी, भैया को माफ कर दीजिए, हम सब वापस पहले की तरह एक साथ हंसी खुशी रहेंगे। विनोद की आंखों में पश्चाताप के आंसू देख शोभा उसे माफ कर देती है, जिसके बाद अब वो सब पहले की तरह हंसी खुशी रहते हैं।